सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी पिछली कक्षा में जो प्रकरण स्टार्ट कर चुके हैं वो है व्याकरण शिक्षण। सभी प्रकार का शिक्षण जो भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण, रचना शिक्षण, ये हम पढ़ चुके हैं और ये हमारा लास्ट शिक्षण है व्याकरण शिक्षण, जिसे हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ना शुरू कर दिया था। व्याकरण क्या होता है उसकी एक दो परिभाषाएं हम देख चुके हैं और इसके साथ ही व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं इस पे भी हम बात कर चुके हैं। आज की कक्षा में जिस तरह से गद्य को, पद्य को, कहानी को, नाटक को, रचनाओं को पढ़ाने की अलग विधियां हैं, उसी तरह से आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण की विधियों को। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक रहेगा व्याकरण शिक्षण में वो है व्याकरण शिक्षण की विधियां। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। विधियां व्याकरण शिक्षण की। अब विधियों के अंतर्गत जो सबसे पहली और प्राचीन विधि है वो है निगमन विधि। निगमन विधि, ठीक है। अब इसे समझिए। निगमन विधि कौन सी होती है? जिसमें पहले क्या बताए जाते हैं? नियम बताए जाते हैं, नियम, और फिर दिए जाते हैं उदाहरण, ठीक है। पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है मैथ्स। हम गणित पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले हमें एक नियम बता दिया जाता है, एक सूत्र बता दिया जाता है और एक फॉर्मूला बता दिया जाता है और फिर हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उनको उस फॉर्मूला में या उस सूत्र में फिट करना होता है। ऐसा ही होता है ना। तो बस आपको अगर ये पता है, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ के आए, आपको पता ही है किस तरह से मैथ्स में सूत्रों का खेल चलता है या फिर नियम चलते हैं या फिर फॉर्मूलाज को याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही वाला सिस्टम है। व्याकरण बच्चे को सिखानी है और अगर आप निगमन विधि के द्वारा उसे पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, बच्चे को जो भी व्याकरण के नियम या सूत्र हैं उनका रट्टा लगवाना होगा। बिना रट्टा लगाए काम नहीं चल सकता है। तो ये जो विधि है वो पूरी तरह से रट्टाफिकेशन जिसे कहते हैं हम, कि रटने पर बल देती है। बच्चे को सूत्रों को याद करना पड़ता है, बच्चे को परिभाषाओं को याद करना पड़ता है और उसके बाद उसको उसके उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण दिए जाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह से आप भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपको भी इसी विधि से ही पढ़ाया जाता होगा। हमें किसी ने संज्ञा पढ़ाते हुए ये नहीं बताया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो वहां पे आप एग्जाम पेपर के अंदर जब संज्ञा की परिभाषा लिखें तो उदाहरणों में आप अपना भी नाम लिख सकते हैं। नहीं बताया किसी ने, मेरे को तो नहीं बताया था, शायद आपको बताया हो, मेरे टीचर ने तो नहीं बताया। मैंने तो हमेशा ही संज्ञा की परिभाषा ही याद की है, ठीक है। मुझे ये पता था कि संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और अगर उसके बाद मेरी मैम ने लिखवाया था राम, मोहन, दिल्ली, आगरा आदि, ठीक है, तो इसका मतलब एग्जाम में मुझे ये लगता था कि यही लिखने हैं चार उदाहरण, राम, मोहन, दिल्ली, आगरा, पुस्तक आदि, ये लिखना था। और अगर मैं इनमें से एक भी उदाहरण भूल जाऊं टेस्ट में या एग्जाम पेपर में तो मुझे ये लगता था कि अरे मेरे तो नंबर कट जाएंगे। मुझे किसी ने ये नॉलेज नहीं दी, कुछ भी लिख दो, मेज, कुर्सी, ये भी पुस्तक ही है। मुझे तो ये लगा कि नहीं, पुस्तक ही पुस्तक है, मेज कुर्सी जो है वो वस्तु नहीं है। मैंने पुस्तक बोल दिया, तो मेज कुर्सी भी वस्तु में ही आता है। मुझे इतना ज्यादा कुछ जो था मुझे ज्ञान नहीं था। मैंने तो हमेशा रट्टे ही लगाए परिभाषाओं के। हमेशा जो मैम ने उदाहरण लिखाए हैं मैंने तो वही उदाहरण हमेशा याद किए और लिखे हैं एग्जाम के अंदर, तभी नंबर मिले हैं। मुझे तो लगता था नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये रटने की जगह पे आप इस परिभाषा के अंदर कोई भी उदाहरण दे सकते हो। तो इस तरह से वो विधि कैसी विधि थी जिससे मुझे पढ़ाया गया, वो थी निगमन विधि। निगमन विधि, निगमन विधि में नियम बता दिए जाते हैं व्याकरण के, रट्टे लगा दिए जाते हैं, फिर उदाहरण बताए जाते हैं और उदाहरण में बच्चा यही सोचता है कि उदाहरण भी यही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से परिभाषा याद की है उसी तरह से उदाहरण भी यही वाले लिखेंगे, तभी तो पेपर में नंबर आएंगे। और आज की
अगर टाइम की बात करें तो बच्चे को चाहे इंग्लिश में नाउन पढ़ाई जाती है, चाहे हिंदी में संज्ञा पढ़ाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि आप कुछ भी लिख सकते हो। उसको हम व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, रटवाते नहीं हैं। लेकिन निगमन विधि में ऐसा ही किया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। जब आप एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड का दे, चाहे 2nd ग्रेड का दे, चाहे 1st ग्रेड का दे, तो ये पूछा जाता है ऐसे ही कि निगमन विधि कैसे काम करती है, आगमन विधि कैसे काम करती है, क्योंकि इससे अगली विधि आगमन विधि है जो इसकी बिल्कुल उल्टा काम करती है, उल्टी चलती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे ये कैसे चलती है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। अब इसके अलावा ये क्या करती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ठीक है, अज्ञात क्या चीज है, तो अज्ञात क्या है, नियम। आपको नहीं पता ना पहले से सूत्र कौन सा है, वो तो आपको रटवाया जाता है। और ज्ञात क्या है, उदाहरण। जो उदाहरण होते हैं वो आपको ज्ञात होते हैं, पहले से आपने देख रखे होते हैं। जैसे आपको नहीं पता था कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपके टीचर ने आपको रटवाया है। लेकिन उदाहरण जो दिए हैं, ठीक है, मेज, कुर्सी, पुस्तक, ये तो आपको पहले से पता था ना। तो इसमें क्या किया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है या जाया जाता है, और अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है। ठीक है, अब ये जो निगमन विधि है ये नियमों पर आधारित होती है, रटने पर बल देती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे ये 2 प्रकार हैं, एक है सूत्र प्रणाली या सूत्र विधि जिसको आप कह सकते हो, और एक है पुस्तक विधि या पुस्तक प्रणाली। ठीक है, विधि प्रणाली कुछ भी लिख लो, सिस्टम ही होता है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए सूत्र प्रणाली और पुस्तक प्रणाली। सूत्र प्रणाली मतलब सूत्र याद कराए जाते हैं बच्चे को, और ये हिंदी में न के बराबर यूज होती है। ठीक है, न के बराबर इसका यूज है, इसका हिंदी में कोई यूज नहीं होता। ये चलता है संस्कृत में। संस्कृत में व्याकरण के नियम होते हैं, यानी संस्कृत व्याकरण के अपने नियम है, और वहां पे जो विधि या जो प्रणाली यूज की जाती है वो है सूत्र प्रणाली या सूत्र विधि। अब हम बात करते हैं पुस्तक विधि की। तो पुस्तक विधि में क्या होता है कि पुस्तक होती है स्पेशल व्याकरण की। ठीक है, स्पेशली अलग से व्याकरण की एक पुस्तक लगी होती है, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, लेसन्स होते हैं, और उन्हीं लेसन्स में जो भाषा तत्व होते हैं जिनके बारे में व्याकरण बतानी है, जैसे मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी में बच्चे के जो लेसन्स लगे होंगे, जो पार्ट लगे होंगे, वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, वाक्य, शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस तरह से लेसन लगे होंगे, यानी एक किताब है ये व्याकरण की। पुस्तक विधि क्या है, पुस्तक विधि में पुस्तक होती है व्याकरण की, और उसमें अलग अलग पाठ दिए होते हैं जिसके आधार पर बच्चे को व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। लेकिन ये दोनों ही किस में आते हैं, तो आते हैं ये निगमन विधि में। दोनों ही किस में आते हैं, तो निगमन विधि में आते हैं। तो निगमन विधि के अंतर्गत जहाँ पे नियम से उदाहरण की ओर बच्चों को लेके जाया जाता है, या अज्ञात से ज्ञात की ओर लेकर के जाया जाता है बच्चे को, वहाँ पे इन दोनों तरीकों का प्रयोग किया जाता है। सूत्रों के माध्यम से भी बच्चे को सिखाया जाता है, और पुस्तक विधि के माध्यम से भी ये विधि काम करती है। अब आप एक चीज और सुन लीजिए। अब अगर मैं निगमन विधि की बात करूं तो इसे विद्वान पूरी तरह से अमनोवैज्ञानिक, नीरस, अरुचिकर मानते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का टाइम है, हम सभी जानते हैं। हम ऐसी विधियों का या फिर हमें ऐसी पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि बालक को केंद्र में रखा जा सके। ठीक है, रटने पर बल नहीं देना, बल्कि बालक को समझ में आ सके। बाल केंद्रित शिक्षा इसी को तो कहते हैं। तो इस आज की आधुनिक शिक्षा के अनुकूल या बाल केंद्रित शिक्षा के अनुकूल ये विधि नहीं है, निगमन विधि। क्योंकि जैसे कि इसका मैंने आपको अभी अभी एक एग्जाम्पल बताया था अपने स्कूल के टाइम का, तो वहां पे क्या है, बच्चा रटता ही रह जाता है, बच्चे को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही प्राप्त होता है, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बच्चे को हर एक चीज को रटना पड़ता है समझने में, या समझाने का जो एक रोल होता है, या समझने का जो एक रोल होता है, वो खत्म हो जाता है। केवल और केवल रट्टा मारो, एग्जाम में सेम वैसा लिखो और नंबर ले लो।
इस तरह से ये जो विधि है वो अच्छी नहीं मानी जाती, अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है, अरुचिकर मानी जाती है, नीरस मानी जाती है। और जो शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करना सबसे जरूरी है, और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे को अधिगम कराना, है ना, रट्टे ना बच्चे को सैद्धांतिक ज्ञान ना मिले बल्कि व्यवहारिक ज्ञान मिले, तो उसमें ये बाधा डालती है निगमन विधि। तो इस तरह से ये विधि अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, प्राचीन विधि है, पहले के टाइम में यही विधि अच्छी मानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में ये विधि अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके बारे में आपको पता चल गया है। अब हम इसकी ही बिल्कुल अपोजिट चलने वाली विधि है आगमन विधि। आगमन विधि, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है इसके। इसमें क्या किया जाता है? इसमें पहले नियम फिर उदाहरण, और इसमें पहले उदाहरण फिर नियम, पहले उदाहरण जो कि ज्ञात है और फिर नियम जो कि अज्ञात है। ठीक है, याद रखना है, ये आपको बार बार कह रही हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है किस विधि में किन सूत्रों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र है, ये सूत्र है शिक्षण के सूत्र। नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और भी है सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और भी हैं। ठीक है, शिक्षण के ये नियम होते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कौन सा नियम कौन सी विधि के साथ रेलेवेंट है। चलिए, निगमन विधि के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि में क्या किया जाता है? पहले हमें उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं, फिर पहले हमें ज्ञात से अवगत, जो हमें पहले से पता है उसके बारे में बताया जाता है, और उसके बाद अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। अब इसमें क्या फायदा होता है? इसमें फायदा ये होता है कि बच्चे को इसमें सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। बच्चे को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा है? व्यवहारिक है। बच्चे को ये पता है कि संज्ञा की परिभाषा लिखने के बाद उदाहरण कोई भी लिख सकते हैं, मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, मैं अपने शहर का नाम भी लिख सकता हूँ, मैं पेन पेंसिल किसी भी वस्तु का नाम लिख सकता हूँ, ये सब संज्ञा होंगी। बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, और ये विधि बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है, बहुत ही रुचिकर है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, क्योंकि हम बाल केंद्रित शिक्षा में बात करते हैं कि बच्चा रट्टा ना मारे बल्कि बच्चा हर एक चीज को समझ करके जाने। तो इस तरह से ये विधि पूरी तरह से रुचिकर भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, इसके गुण है ये भी याद रखने हैं आपने। मनोवैज्ञानिक है, रुचिकर है, इसलिए इस विधि को अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या किया जाता है? इसमें सबसे पहले बच्चे के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप हैं जिनको ध्यान में रख करके हम इसको पढ़ाते हैं। अब उन स्टेप्स में है, पहले किया जाता है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। बच्चे के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, फिर उदाहरणों का विश्लेषण, फिर किया जाएगा नियमीकरण, और फिर किया जाएगा परीक्षण। ठीक है, पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, फिर उदाहरणों का विश्लेषण, फिर नियमीकरण और फिर परीक्षण। ये 4 स्टेप होते हैं आगमन विधि के। इसमें हम पहले उदाहरण को बच्चे के सामने रखेंगे, फिर उस उदाहरण को बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद नियम का निर्माण करेंगे। यानी कि ये नियम जो हमने बनाना है इसका निर्माण करेंगे, जो कि अज्ञात है, बच्चे को पहले से पता नहीं है, और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि क्या बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से हिंदी में किस तरह से आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है उससे समझाती हूँ।
सुंदर है। दूसरा मेरा वाक्य है वह बहादुर है। यहां मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन से टॉपिक से रिलेट कर रही हूँ, व्याकरण का कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ बच्चे को आगमन विधि से, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया है यहाँ पे, लेकिन वैसे बताना नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो हम वो वाला इसको प्ले नहीं कर रहे हैं ना, इसको व्यवहार में नहीं ले रहे हैं, यहाँ मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चे को पढ़ाने वाली हूँ विशेषण, ठीक है, विशेषण पढ़ाने वाली हूँ मैं बच्चे को। तो मैं क्लास में गई, क्लास में जाकर के मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये 2 उदाहरण लिख दिए क्लास में जाकर के। अभी बच्चों को मैंने नहीं बताया क्योंकि आपको पता ही है कि पहले हम क्या करते हैं, हम बच्चे को प्रस्तावना में लेकर के आते हैं। तो आप प्रस्तावना में आगमन विधि का प्रयोग कर सकते हो व्याकरण में। तो हमने क्या किया, बच्चे को ये नहीं बताया कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं या हिंदी की कक्षा में व्याकरण का हम कौन सा भाषा तत्व के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे ये 2 वाक्य मैंने जाकर के लिख दिए। मैंने यहाँ पे इसे अंडरलाइन किया। अब जैसे मैं विशेषण पढ़ा रही हूँ तो इससे पहले देखिए मैंने स्टार्टिंग जो की होगी वो संज्ञा सर्वनाम से की होगी, तभी मैं आज विशेषण पढ़ा रही हूँ। तो इसका मतलब मेरी क्लास के बच्चों को संज्ञा और सर्वनाम तो आता ही है। तो मैंने इसको अंडरलाइन किया और अंडरलाइन करने के बाद, इसको रेखांकित करने के बाद बच्चों से ये पूछा कि बताइए व्याकरण की दृष्टि से यहाँ जो ये शब्द है सीता, वो क्या है? व्याकरण की दृष्टि से भाषा तत्वों, जो भी व्याकरण के भाषा तत्व हैं, उनमें से ये सीता शब्द किसमें आया? तो बच्चों को मैं संज्ञा सर्वनाम पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका भी एक तरीका है कि मैंने जब बच्चों से ये प्रश्न पूछा तो ऐसे नहीं कि सब बच्चे बोलने लगे, नहीं, आपको पता है ना प्रश्न पूछते हैं तो पूरी क्लास से पूछते हैं और फिर किसी एक को बुला करके उसको कहा जाता है लिखने के लिए या फिर बताने के लिए। तो क्लास में से मैंने जब प्रश्न पूछा तो बच्चों ने हाथ अपने रेस कर दिए या ये कहा मैं बताऊँ, ये जैसे बच्चे करते हैं। तब मैंने उनमें से एक को बुलाया और मैंने ये कहा बताइए, तो उन्होंने ये बोला कि ये संज्ञा है, ठीक है, सीता क्या है, संज्ञा है, क्योंकि उसको ये पता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है। तो ये मैंने उससे या खुद से लिख दिया यहाँ पे संज्ञा। इसी तरह से मैंने नीचे ये वह शब्द रेखांकित करने के बाद बच्चों से पूछा कि ये व्याकरण की दृष्टि से भाषा तत्वों में व्याकरण में से कौन सा भाषा तत्व है? तो बच्चों ने बोला वह तो सर्वनाम है, ठीक है। अब मैं वापस से पहले वाक्य पे गई, मैंने सुंदर को अंडरलाइन किया यहाँ पे, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अच्छे अच्छे चौक मतलब ये कलरफुल चौक जो है उनका यूज करके अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो वो सुंदर को जब मैंने रेखांकित किया तो मैंने बच्चों से पूछा कि बताओ ये सुंदर होना किसकी विशेषता है? ठीक है, यहाँ पे लिखा है सीता सुंदर है, तो सुंदर होना किसकी विशेषता है? तो या फिर सुंदर कौन है? तो बच्चों ने बोला कि सुंदर तो सीता है। तो सुंदर होना फिर किसका गुण हुआ या किसकी विशेषता हुआ? तो बच्चों ने कहा सीता की विशेषता है। चलो ठीक है, फिर अब यहाँ पे मैंने बहादुर को अंडरलाइन किया। मैंने पूछा सेकंड वाला जो दूसरे वाला वाक्य है उसमें बहादुर कौन है? तो बच्चों ने कहा कि ये जो वह बहादुर है, ये नहीं पता कि वह कौन है, वह का तो पता नहीं चला ना, वह बहादुर है, तो वह उन्होंने मान लिया कि वो बहादुर है। तो बहादुर होना इस जिसके लिए भी वह सर्वनाम यूज किया गया है उसका गुण है। तो इस तरह से अब मैंने क्या बताना है, बच्चे को विशेषण पढ़ाना है। तो मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पे ये सुंदर होना सीता का गुण है, सीता की विशेषता है, तो इसका मतलब सीता क्या है, संज्ञा। तो सुंदर होना संज्ञा की भी तो विशेषता हो गई ना, यस, सीता सुंदर होना संज्ञा का भी गुण हो गया, विशेषता हो गई। इसी तरह से बहादुर होना सर्वनाम का भी गुण हो गया, विशेषता हो गई। और इस आधार पर मैंने उसे ये बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले या गुणों को बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे ये सुंदर शब्द भी विशेषण है और ये बहादुर शब्द भी विशेषण है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ने कैसे सीखा, उदाहरण से ये नियम की ओर गए। मैंने पहले ही बताया आगमन विधि थी ये, बच्चे को जो मैंने पहले पढ़ा दिया है उसके साथ कोरिलेट करके नवीन ज्ञान को देने की व्यवस्था की है मैंने यहाँ पे, ठीक है। बच्चे को उदाहरण दे करके फिर नियम बताए हैं कि परिभाषा क्या होती है, लास्ट में बताया, पहले उदाहरण दिए हैं।
इस तरह से ये आगमन विधि का एक तरीका है, आगमन विधि से ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, मैंने जैसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया, अब मैंने क्या किया था, जब मैंने पूछा ये क्या है ये क्या है, तो ये विश्लेषण हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने नियमीकरण, यानी मैंने परिभाषा बताई है ना लास्ट में विशेषण की, तो वो नियमीकरण था। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं और सेंटेंस लिखूंगी, अब मैं और सेंटेंस लिखूंगी। और यहाँ पे नियमीकरण में मैंने तो परिभाषा बता दी है, आपने केवल बतानी ही नहीं है बल्कि जैसे अपने लिखवाते हैं बच्चे को लिखवानी भी है। और यहाँ पे परीक्षण में क्या करना है, फिर उदाहरण देकर के बच्चों से पूछना है कि बताइए इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, इस तरह से आपने चलना है, यहाँ पे अभ्यास कराना है। तो आगमन विधि में इन 4 सोपानों को या इन 4 स्टेप्स को ध्यान में रखा जाता है। चलिए, उम्मीद है ये दोनों विधियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी विधि की ओर। तीसरी विधि है समवाय विधि। और इसी का दूसरा नाम है सहयोग विधि। समवाय विधि और इसी का ही दूसरा नाम मैंने क्या बताया है आपको, सहयोग विधि। ठीक है, समवाय विधि या सहयोग विधि में क्या होता है, तो समवाय सहयोग मतलब हमने क्या करना है, अलग से व्याकरण को नहीं पढ़ाना है। व्याकरण की कोई अलग से किताब नहीं होगी या व्याकरण को कोई अलग तरीके से या अलग कालांश में नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि जब हम गद्य पढ़ाते हैं ना, तो गद्य के ही उदाहरणों या गद्य के बीच में ही हम व्याकरण को पढ़ाएंगे। ये है समवाय विधि। समवाय विधि में हमने क्या करना है, उसको कॉरिलेट करके या सह संबंधित करके या उसके साथ समायोजित करके पढ़ाना है, जो कि कक्षा में ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। यानी जब गद्य पढ़ाना है तो गद्य के बीच में ही, गद्य के लेसन्स में ही, पाठों में ही हमने बच्चे को व्याकरण का ज्ञान दे देना है। बस यही है समवाय विधि या सहयोग विधि। अलग से व्याकरण के नियमों में उसको नहीं बांधना। ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं सिखाना है। जबकि पाठ चल रहा है तो पाठ के बीच में जैसे शब्द आते हैं तो ये वाला शब्द है और ये वाला शब्द है, इस तरह से सिखाना है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। आप हिंदी की जब किताबें देखते हैं तो देखा करिए, आप पाठ के पीछे अंत में दिए जाता है कि निम्न में से संज्ञा शब्दों को, भाववाचक संज्ञा को ढूंढिए, संज्ञा शब्दों को छांटिए, सर्वनाम शब्दों को छांटिए। तो कुछ पैराग्राफ दे दिया जाता है या कुछ शब्द दे दिए जाते हैं जिनको कहा जाता है कि इन पे सर्कल लगाइए, गोला लगाइए, ऐसा कह दिया जाता है। कुछ खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए कह दिया जाता है, या कुछ ऐसा दे दिया जाता है कि पाठ में से 10 भाववाचक संज्ञाओं को ढूंढ करके यहाँ पे लिखिए। ऐसा लास्ट में अभ्यास कार्य में दिया जाता है ना, प्रश्न उत्तरों के साथ पाठ से रिलेटेड। तो इस तरह से वो विधि कौन सी है, वो है समवाय विधि या फिर सहयोग विधि। ये इसमें क्या करना है, अलग से व्याकरण नहीं सिखानी है, बल्कि बच्चे को गद्य के साथ साथ ही व्याकरण सीख चाहिए। तो अब हमारी जो नेक्स्ट विधि है वो है भाषा संसर्ग प्रणाली। भाषा संसर्ग प्रणाली। ठीक है, इसमें बालक को शुद्ध रूप से भाषा सिखाने के लिए कोई व्याकरण के नियमों का पालन नहीं कराया जाता। बच्चे को अपने आप से सीखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, कोई नियम नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बालक को अपने आप से बोलने देना जाना है, या फिर हम ये कैसे सीखने देने दिया जाता है कि बालक अपने आप सीख जाएगा। कोई व्याकरण के बारे में नहीं बताना। बालक जब बोलेगा, बालक जब लिखेगा तो उसको अपने आप आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है भाषा संसर्ग प्रणाली। संसर्ग मतलब संपर्क में रहना। तो बालक जब भाषा को बोल रहा है, बालक जब भाषा को लिख रहा है, तो इसका मतलब वो अपने आप से सीख जाएगा। जब भाषा के संपर्क में आया ही हुआ है तो व्याकरण उसे अपने आप आ जाएगी। ये कहा जाता है भाषा संसर्ग प्रणाली में। तो इसीलिए इस विधि को अच्छा नहीं माना जाता, जिसमें बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, कोई व्याकरण के नियमों में उसको नहीं बांधा जाता या उसकी भाषा को नहीं बांधा जाता। इसलिए ये प्रणाली अच्छी प्रणाली नहीं मानी जाती है। इसके अलावा जो अगली विधि है वो है विश्लेषण विधि, या इसका ही दूसरा नाम है आगमन निर्गमन विधि।
विधि या आगमन निगमन विधि। तो इसमें दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है, आगमन विधि का भी और निगमन विधि का। ये यानी कि मिला जुला रूप है दोनों का। निगमन विधि भी आएगी, आगमन विधि भी आएगी। पहले आगमन विधि आएगी, फिर निगमन विधि आएगी। आगमन विधि में क्या करना है, पहले उदाहरण देने हैं तो उदाहरण दिए जाएंगे, उदाहरणों का विश्लेषण किया जाएगा, और जब नियमीकरण पे पहुंच जाएंगे ना तो वापिस से क्या होगा, नियमीकरण यानी कि नियम बता दिया, परिभाषा बता दी व्याकरण की। अब क्या किया जाएगा, इसके बाद फिर और उदाहरण दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो क्या किया जाता था, यहाँ तो परीक्षण किया जाता है ना आगमन में। अगर पूरी आगमन को अपनाते हैं तो यहाँ पे अभ्यास करा लिया जाता है और यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है, परीक्षण ले लिया जाता है कि भाई समझ में आया या नहीं आया। लेकिन जब दोनों के रले मिले रूप को प्रयोग में लिया जाएगा तो क्या किया जाएगा, जब नियमीकरण हो गया तीसरे के बाद, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद बच्चे को और उदाहरण दिए जाएंगे, ठीक है, और उदाहरण दिए जाएंगे। ये चेंज आ जाएगा, यानी जब दोनों का हम मिला जुला रूप प्रयोग में लेंगे तब। तो ये होगी हमारी आगमन निगमन विधि। तो देखिए, अब अगर सबसे अच्छी विधि मानी जाए ना, व्याकरण शिक्षण की आपसे सबसे अच्छी विधि पूछी जाए तो मुझे लगता है आपका उत्तर होने वाला है आगमन विधि। तो ऐसे ही जिस तरह से आपने यहाँ पे सीख लिया है तो आपने इस बात को हमेशा के लिए याद भी रखना है। यही विधि व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, इसलिए हमारी जो पाठ योजनाएं बनती हैं व्याकरण की वो इस विधि से ही बनाई जाती हैं। यही स्टेप हमने फॉलो करने होते हैं। ये चीज आपको पाठ योजना में बहुत ही मदद करने वाली है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इससे कम माना जाए किसी भी विधि को कि इसके बाद किसका नंबर आता है, तो वो 5 नंबर पे विश्लेषण विधि या आगमन निगमन विधि, जहां पे आगमन और निगमन दोनों का ही एक साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये और उसके बाद वो। इस तरह से आपको ये व्याकरण शिक्षण की विधियां समझ में आ गई होंगी। व्याकरण शिक्षण का हमारा प्रकरण, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमने सभी प्रकार का शिक्षण इस कक्षा में आज सब प्रकार का शिक्षण, क्योंकि ये लास्ट शिक्षण था हमारा व्याकरण शिक्षण, तो ये भी पढ़ लिया है। अब हम अपनी अगली कक्षा में 6 शिक्षण कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।